हमारे एग्जाम उदय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु आपको कैलेंडर का नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। पहला कोडिंग एंड डिकोडिंग और दूसरा दिशा और दूरी। आपको दोनों के 5-5 वीडियो प्राप्त होंगे। जैसा कि कैलेंडर का वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा होगा, आप पूरा वीडियो को देखें और पूरा समझें, तब उसके बाद प्रैक्टिस करें। हिंदुस्तान की कोई भी किताब होगी, आप उसके सारे के सारे सवाल लगा लेंगे। हम जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, तो पहले पूरा टॉपिक वाइज उसको समझें। हर टॉपिक वाइज उसको पढ़ते चले। जितने टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप उतने पढ़ते रहें। तो हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो जैसा कि आप लोग कैलेंडर जानते हैं, आपको कैलेंडर के बारे में पता भी होगा। अच्छा ये बताएं, ये जनवरी, फरवरी और मार्च वाला जो कैलेंडर होता है, इसे किस कैलेंडर के नाम से जाना जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। इसे क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसे क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, शासनकाल किए, और उन्हीं का कैलेंडर हम आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं। वही कैलेंडर जो जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, उसे क्रिश्चियन कैलेंडर कहा जाता है। और ये आपको पता होगा कि जब कैलेंडर की खोज हुई थी, पहले ये बताएं कि खोज किसने किया था। कैलेंडर की खोज जॉन ग्रेगोरियन ने किया था। कैलेंडर की खोज जॉन ग्रेगोरियन ने किया था। और जब इसकी खोज हुई थी, तो तारीख 1 जनवरी था और दिन सोमवार था, वर्ष 1 था। तो कैलेंडर जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कैलेंडर है, इसकी खोज या क्रिश्चियन कैलेंडर की खोज जॉन ग्रेगोरियन ने किया था। तो ये तो क्रिश्चियन कैलेंडर हो गया। तो हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है? हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। इसके कारण हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है। पेपर में कई बार यही सवाल आया कि हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है, तो आपका ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है, हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है, तो अंतिम माह कौन सा होता है? अगर हम आपको इसके महीने बताते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। प्रथम माह चैत्र होता है, तो अंतिम माह कौन सा होता है? तो अंतिम माह इसका फाल्गुन होता है। अंतिम माह कैलेंडर का कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप जानते भी होंगे, हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे वर्ष 13 माह होते हैं। हर तीसरे वर्ष 13 माह होते हैं, यह भी आपको पता होगा। 13 माह में मलमास आता है। हर तीसरे वर्ष आपको पता होगा कि मलमास आता है। उसी वर्ष 13 मास होते हैं, या एक्स्ट्रा मास उसे बोला जाता है। तो हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे वर्ष 13 मास होते हैं, और हिंदी कैलेंडर में 12 माह होते हैं। तो हमने आपको बताया कि क्रिश्चियन कैलेंडर की खोज किसने किया था? सन जॉन ग्रेगोरियन ने किया था। और प्रथम माह इसका जनवरी होता है और अंतिम माह इसका दिसंबर होता है। और हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये माह तो नहीं चलते हैं,
माह ज्यादातर यही प्रयोग किए जाते हैं जो जॉन ग्रेगर ने जिसकी खोज की थी, क्रिश्चियन कैलेंडर की। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, इसका बेसिक क्या होता है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप इसको लिख लें, क्रिश्चियन कैलेंडर की खोज जॉन ग्रेगर ने किया था। उस 1 जनवरी दिन सोमवार था, वर्ष 1 भी था। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ईसा पूर्व, इतिहास में पढ़ा होगा 540 ईसा पूर्व, 230 ईसा पूर्व। उसका क्या मतलब होता है? उसका यह मतलब होता है कि ईसा मसीह के पहले की बात थी, और जब ईसवी चलने लगा तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। तो वही चीज पहले लिखा जाता था, ईसा पूर्व और ईसवी। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष देखते हैं। वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी फरवरी 29 की हो जाती है, कभी कभी फरवरी 28 की लगातार रहती है, फिर 29 की हो जाती है, फरवरी तो 30 का होता ही नहीं है। तो ये हमको जानकारी कब होगी कि कौन सी फरवरी 28 की है, कौन सी फरवरी 29 की है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने डाला हेडिंग साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष किसे कहते हैं ये पता आपको होना चाहिए। इसका अन्य नाम सामान्य वर्ष भी कहा जाता है, जो कि इसकी पर्यायवाची है। परिभाषा में आपको बताते हैं, लिखें, एक ऐसा वर्ष जिसमें कुल 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं या सामान्य वर्ष कहते हैं, या सामान्य वर्ष कहते हैं। एक ऐसा वर्ष जिसमें कुल 365 दिन होते हैं, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। फिर पॉइंट में लिखें, लाइन चेंज करके, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। एक अतिरिक्त दिन होता है। एक अतिरिक्त दिन होता है। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है, आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप यूपीपी की तैयारी करें, टेट, सुपर टेट, बीडीओ, एसआई, इसके प्रश्न पेपर में कई बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं कोई पेपर हो जिसमें बिना कैलेंडर के ही बना हो। अगर 25 नंबर की रीजनिंग है तो एक क्वेश्चन आपको कैलेंडर को मिलेंगे, ये चीज कंफर्म है। आप टेट दिए होंगे तो आपको मिला होगा सवाल इसका, सुपर टेट दिए होंगे, इसका सवाल मिला होगा। तो पहले एकदम इसका बेसिक जानते हैं कि कैसे क्या होता है। क्या बताया? एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 52 गुणे 7 कर देते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 बचे 35, 1 36, टोटल कितना आया? 364 दिन आया। फिर उसके बाद हमने लिखा कि एक अतिरिक्त दिन होता है, उसको मिलाकर कितना दिन हुआ? 365 दिन हुआ। उसको मिलाकर कितना हुआ? 365 दिन हुआ। तो हमने क्या बताया कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। फिर लिखें, लाइन चेंज करके, एक साधारण वर्ष में या साधारण वर्ष में या साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में
फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। तो पहले ये चीज नोट करें, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, उसको देखें, समझें, तब आगे चलें। तो ये तो रहा साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। बाकायदा नोट्स बना लें आप। तो ये रहा साधारण वर्ष। अगला लिखें लीप वर्ष। अगला लिखें लीप वर्ष। लिखें एक ऐसा वर्ष, इसे अधिवर्ष भी बोलते हैं, एक ऐसा वर्ष जिसमें कुल 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। फिर देखें, एक लीप वर्ष में कुल 52 सप्ताह और दो अतिरिक्त दिन होता है, 2 अतिरिक्त दिन होता है। बाकायदा देखें, एक लीप वर्ष में कुल 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 366 होता था, एक जोड़े थे तो 365 हुआ था इसके पीछे वाले में, और इसमें जोड़ेंगे तो 366 होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। फिर लिखें लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आता होगा। अंतराल पर आता होगा नहीं, आता है, अंतराल पर आता है। ये तो रहा लीप वर्ष और साधारण वर्ष की परिभाषा क्या कहती है। ये तो रहा होगा लीप वर्ष और अधिवर्ष की परिभाषा क्या कहती है। तो हम देखते हैं कि ये तो इसकी परिभाषा है कि फरवरी इसमें 29 की होती है, इसके पहले वाले में 28 की होती है। ये तो इसकी परिभाषा है। अब हम ज्ञात कैसे करेंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष? चलिए देखते हैं, बाकायदा नोट्स बना लें। हाँ, वीडियो पता है कि आपको सारी चीजें पता है, मगर ऐसा नहीं है। पूरा देखे बेटा वीडियो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। बार बार कैलेंडर में सभी लोग परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कैलेंडर कहीं तोप नहीं है। हम उसको बेसिक से नहीं पढ़े, इसलिए हमको जानकारी उसकी नहीं है। अब देखिए, हेडिंग डालें साधारण वर्ष लीप वर्ष ज्ञात करना। साधारण वर्ष
और लीप वर्ष ज्ञात करना। साधारण वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करना। ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसा वर्ष, परिभाषा लिखें इसकी, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित चार से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो जो वर्ष 4 से कट जाएंगे वो लीप वर्ष होंगे, जो 4 से नहीं कटेंगे वो साधारण वर्ष होंगे। दशमलव बढ़ा के नहीं काटना है, नहीं तो दिमाग बहुत लगा रहे होंगे। तो सवाल कैसे आएंगे पेपर में हम बताते हैं आपको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। पूछेगा वर्ष 1974 में फरवरी का महीना कितने दिनों का होगा या था। तो 1974 को हम 4 से भाग देते हैं। यहां पे शेष कितना आया? यहां पे शेष आपका 2 आया। जब ये शेष यहां बचेगा तो आपका साधारण वर्ष होगा, और जब यहां पे शेष नहीं बचेगा तो आपका लीप वर्ष होगा। तो ये आपका साधारण वर्ष है। तो 1974 में फरवरी का महीना 28 दिनों का था। अच्छा, ये भी पता होगा लास्ट के डबल डिजिट भाग दे सकते हैं, तभी उत्तर आ जाएगा आपका। तो सवाल लगाने की कोशिश करें, या आप 1974 को पूरा भाग दे दें या अंतिम 2 अंक भाग दे दें, तभी आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर साधारण वर्ष और लीप वर्ष पता करने का। अगली हेडिंग डालते हैं, देखते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं। तो मैंने बताया आपको कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आते हैं। तो जैसा आपका एक उदाहरण और देख लेते थे लीप वर्ष का। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, देख ले 2012 4 पंचे 20 1 0 2 4 3 12। तो 2012 में फरवरी कितने की थी? 29 की थी। तो ये भी बताया था कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आता है। तो अगर एक लीप वर्ष पता चल जाता है तो 12 में 4 जोड़ देंगे 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, 20 में 4 जोड़ देंगे 24, घटा देंगे तब भी आपका लीप वर्ष पता चल जाएगा।
जैसे शताब्दी वर्ष की परिभाषा लिखी हुई है, एक ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100, 200, 300 आदि। ऐसा वर्ष देखिए 100 भी कट जाएगा, 200 भी कट जाएगा, 300 भी कट जाएगा, ये सारी चीजें आपकी 100 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। मगर एक लाइन ये भी है, सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। जैसा कि देखें, ऐसा क्यों? अगर हाँ देखें 4 से भाग देंगे तो 100 नहीं कटेगा, कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार, 8 आएगा, शेष कितना आएगा? 2, 4 पंचे 20, 25 चौका 100, कट जाएगा। मगर तो मैंने क्या बताया, सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं, मगर कुछ लीप वर्ष होते हैं। अगर शताब्दी लीप वर्ष आपको ज्ञात करना है, शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना है? एक ऐसा वर्ष जो 4 से और 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। और जो नहीं कटेगा वो शताब्दी साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे देखते हैं 1200 को लेते हैं, पूछेगा कि 1200 में फरवरी कितने दिनों की थी, तो हम 1200 को जब 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। ये दो चीजें आपको पता है। 400 से भी कटना चाहिए, 4 तिहाई 1200, ये अगर पूर्णतया कट गया तो इसमें फरवरी कितने की है? 29 की है। अगर ये पूर्णतया नहीं कटा तो ये इसमें फरवरी 28 की होगी। जब भी आपको शताब्दी लीप वर्ष व साधारण वर्ष ज्ञात करना होगा तो आप सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करें, फिर 400 से डिवाइड करें, या सीधे सीधे आप 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, और अगर नहीं होता है तो शताब्दी साधारण वर्ष होता है। तो जैसा उदाहरण मैंने आपको बताया था कि 100, अब ये देखें 100 400 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। कहां कटेगा? 300, 1200, 1300। 1300 में देखते हैं, देख लेते हैं 1300, 4 तिहाई 1200, शेष कितना बचा? 100। तो 1300 में फरवरी कितने की थी? 1300 में फरवरी 28 की थी। तो ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। ये रहा कैलेंडर का बेस, जिसे आप बेसिक कहते हैं। इतना तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जितना चीजें मैंने लिखा है सारा चीज आप नोट्स बना के बाकायदा लिख लें, पूरा का पूरा आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। जीवन में
आपको किसी से कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको समझें, आप इसको कल इतना पढ़ें, आज इतना पढ़ें, कल हम आपको इसका दूसरा टॉपिक बताएंगे। सवाल तो बेटा लग जाएंगे, सवाल लगाने में जब तक आपको बेसिक नहीं पता है तब तक सवाल कैसे लग जाएंगे। फिर वही जादू दिखाने वाली कहानी होगी कि ये देखें उत्तर आ गया, मगर जादू बहुत दिनों तक चलता नहीं है, बेसिक लगातार चलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल एग्जाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखें, आप पढ़े बहुत होंगे मगर एक बार एग्जाम उदय पे पढ़ के देखें। ये हमारा वादा रहा है कि इतना बेसिक से कोई नहीं बताया होगा, इतना बेसिक से कोई नहीं बताया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।